ऑडिट में चैप्टर 3 जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपके पूरे इस सिलेबस का, जिसमें से मुझे लगता है लगभग लगभग 10 नंबर आपके पक्के होते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा होने की वजह से आप या तो एग्ज़ाम में स्किप करके जाते हो, क्योंकि एक दिन पहले आपके पास टाइम नहीं होता है कि चैप्टर 3, चैप्टर 7 और चैप्टर 4 जैसे बड़े चैप्टर्स को कवर करने का। स्पेशली चैप्टर 3 जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन कुछ और देता है और आप लिख कर कुछ और चले आते हो, तो ऐसे में स्किप करना आपके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर कॉमर्स वाला आपकी हेल्प करने के लिए क्विक रिवीजन सीरीज लाया था कि 1.5 डे में आप बहुत कम टाइम में 20-20, 25-25 मिनट में पूरे चैप्टर को एक लिंकेज फॉर्म में समझ पाओ कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो और चीजें पूरा का पूरा गो थ्रू हो जाए। तो ऑडिट के चैप्टर 3 में जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ध्यान से समझिएगा। मैं पूरा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, हर एक टॉपिक को आपसे कनेक्ट कराऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जी, सबसे पहले एक बात आपको पता है कि जो भी एंटिटीज हैं जहां पर आप ऑडिट करने जाते हो, वो एंटिटीज के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरनल कंट्रोल को समझ गए तब आप डिसाइड कर पाते हो कि हमें कितना कितना और कैसे कैसे किस तरीके का ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। दूसरी बात यह भी है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां, ज़्यादा से ज़्यादा एंटिटीज टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, मतलब उनके जो प्रोसेसेस हैं वो मैनुअल से हट करके ऑटोमेटेड हो गए हैं। तो आपको इंटरनल कंट्रोल को समझने के अलावा उस कंपनी के उस ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनियां ऑटोमेशन में ज़्यादा बिलीव करने लगी हैं। दूसरी बात यह है, तीसरा, भाई आपके चैप्टर का नाम ही है रिस्क असेसमेंट। आप ऑडिटर हो तो आपको रिस्क का असेसमेंट करना है, और ये रिस्क असेसमेंट आप पढ़ते हो एसए 315 में, एसए 315 जहां पर आप आइडेंटिफाई करते हो और असेस करते हो रोमम को थ्रू आउट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। एंटिटी को समझते हो, उसके एनवायरनमेंट को समझते हो, और इन दोनों को समझते हो, तभी तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हो और असेस कर पाते हो। तो तीसरे पार्ट में आपको रिस्क के बारे में पढ़ना है, जहां पर एक ऐसे पढ़ना है 315। लेकिन जैसे आपने रिस्क को असेस कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, उसी के जस्ट बाद अब ऑडिटर को क्या करना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा। तो पढ़ना है आपको ऐसे 330 ऑडिटर रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। इस तरीके से आपका ये चैप्टर 3 का सिलेबस हमने एक फ्लो में बनाया है। शुरू करेंगे सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको जानना, आपको समझना जरूरी है। ये बर्ड्स आई व्यू है, इसलिए आपको छोटे फॉन्ट में दिखेगा। अब मैं एक एक टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आपको इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग पता होना चाहिए, और इंटरनल कंट्रोल के मीनिंग को भी ऐसे 315 में ही दिया गया है। ऐसे 315 आपको इंटरनल कंट्रोल की मीनिंग की बात बोलता है। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, जरा आप सोच के देखिए। कंपनी इंटरनल कंट्रोल लगाती है, ऑडिटर का काम तो है नहीं। और अगर कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल लगाती है तो उसका कोई ना कोई तो पर्पज है ना, उसका कोई तो पर्पज होगा। हाँ, उसका पर्पज ये है कि एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है इंटरनल कंट्रोल से। तो इसे 315 कहता है वो प्रोसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर या सेट ऑफ एक्टिविटीज जिन्हें डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है और मेंटेन किया जा रहा है टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट या अदर पर्सनल जो एंटिटी में है उनके द्वारा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। ये हो गया आपका इंटरनल कंट्रोल। अब सर इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाते हैं? कोई तो पर्पज है ना। आपका अपना पढ़ने का पर्पज है तो इंटरनल कंट्रोल लगाने का पर्पज है। क्या पर्पज है? देखो, आपके आईसीएआई ने अपने मॉड्यूल में 4 मेन पर्पज लिख कर दिए हैं कि एंटिटी के असेट्स को सेफगार्ड करना। सर असेट्स में वही नहीं कि फिक्स्ड असेट, करंट असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, यही सब नहीं। एंटिटी में असेट्स, उनके डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट असेट होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी असेट होती है, डिजिटल असेट्स। तो इन सारे एसेट्स को जैसे भी हैं, इन सबको सेफगार्ड करना इंटरनल कंट्रोल का पर्पज है। दूसरा, जो कंपनी है वो लीगल एंड रेगुलेशन, सॉरी, लॉ एंड रेगुलेशंस
जो वहां पर एप्लीकेबल है उन्हें प्रॉपर कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल जरूरी है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो और एंटिटी का ऑपरेशन इफेक्टिव हो और इफिशिएंट हो। इन सारी चीजों के लिए इंटरनल कंट्रोल जरूरी है। यही है इंटरनल कंट्रोल का पर्पज। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है इंटरनल कंट्रोल में। ध्यान रखना, ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात नहीं की जा रही है, इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात की जा रही है। तो कितना भी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल क्यों ना हो जाए, वो कभी भी गारंटी नहीं दे सकता एक कंपनी को, एक एंटिटी को। वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है कि भैया एंटिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा हो, सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों सर, गारंटी क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है और जहां इंसान इन्वॉल्व होता है वहां गलतियां भी हो सकती हैं। दूसरी बात, इंटरनल कंट्रोल का जो पर्पज है उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो भैया आप तो जब इंटरनल, वही हो गया ना कि ताला लगा है तो ताला इसलिए लगा है, लॉक इसलिए लगा है कि चोर को बताओ कि चोर आपको अंदर नहीं आना है, मैं मना कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि चोरी से वो रोक पाएगा। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तीसरा, मिली भगत, कल्यूजन अमंग द पीपल। और चौथा है लिमिटेशंस इन द केस ऑफ स्मॉल एंटिटी, छोटी छोटी एंटिटीज, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना बहुत कॉस्टली है और छोटी छोटी एंटिटीज, स्मॉल एंटिटीज ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कई बार एक और बात है कि मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूज देयर जजमेंट फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एंटिटीज कंट्रोल, क्योंकि इसमें सारा मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व होता है और जहां जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पर गारंटी नहीं हो सकती, गलतियां हो सकती हैं। ये 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस हमने आपसे बताए। इसके बाद एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंटरनल कंट्रोल को अगर आप समझ लो तो एक स्टैट ऑडिटर को क्या बेनिफिट हो सकते हैं। क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सबसे पहले, इट विल हेल्प इन डिजाइनिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यस ऑफ कोर्स। एंड सेकंड वन इज इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग दोज फैक्टर्स विच मे रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और लास्ट है आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट। ये तीन बेनिफिट होते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल को आप समझोगे तो। फिर इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट क्या है? 5 कंपोनेंट बताए गए हैं, जहां पर सबसे पहले है कंट्रोल इन्वायरमेंट। इसको आपको अलग से पढ़ लेना चाहिए अगर अब तक आपने पढ़ा नहीं तो। कंट्रोल इन्वायरमेंट। दूसरा, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम विच में इंक्लूड द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। ये 5 कंपोनेंट हैं। पहला इन्वायरमेंट, दूसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तीसरा कंट्रोल एक्टिविटीज, चौथा इंफॉर्मेशन सिस्टम और पांचवा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। ये 5 कंपोनेंट होंगे इंटरनल कंट्रोल के। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कंट्रोल इन्वायरमेंट से, जो कि कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल का एक कंपोनेंट हमने बताया। कंट्रोल इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है? भैया कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब उसमें गवर्नेंस और मैनेजमेंट के फंक्शन शामिल होते हैं। उसमें एटीट्यूड, अवेयरनेस और टीसीडब्ल्यू के एक्शंस या मैनेजमेंट के एक्शंस को भी शामिल कर सकते हो। इसमें कह सकते हो कि कंट्रोल इन्वायरमेंट सेट करता है द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस ऑफ कोर्स, ये बातें बहुत सिंपल हैं, आपको पता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल इन्वायरमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है तो ये नहीं हो सकता है कि फ्रॉड हो ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी हो। नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। ये एग्जाम में पूछेगा और कहेगा कि इसको आप अब एक्सप्लेन करो, तो क्या बोलोगे कि देखो भाई, इसमें हमने आपको कुल मिला के 3 बातें लिख के दी हैं जानबूझ करके। ये 3 बातें अगर आपने दिमाग में डाल लिया तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आप लिख लोगे। कुछ नहीं करना, सिंपली रीड करना इस नोट्स में। नोट्स आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, मैसेज पिन होगा, वहां पर सारा का सारा डिटेल लिंक आपके पास होगा। सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल इन्वायरमेंट कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर, हाँ या ना? हाँ भाई, पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है तो कंट्रोल अच्छे से काम करेगा तो रिस्क होने के चांसेस कम होंगे। ये बात तो सच है, ये पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। दिस में हेल्प इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल रिस्क ऑफ फ्रॉड। ये रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट डिटरेंट ऑफ फ्रॉड नहीं हो सकता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो डिफिशियंसी है
may significantly undermine the effectiveness of internal control और control environment by itself। कभी भी माहौल खुद काम नहीं करता, कंट्रोल एनवायरनमेंट खुद काम नहीं करता, वो खुद से डज नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन के लिए एप्रोप्रिएट एक्शन का होना जरूरी है। बिना एक्शन के काम नहीं चलेगा, या खुद ब खुद सब कुछ सही नहीं करेगा। हाउएवर कंट्रोल एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिव मान सकते हो कि हाँ भैया अच्छा इंटरनल कंट्रोल है, इफेक्टिव है, लेकिन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड नहीं हो सकता। ये बातें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इससे ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। फिर वापस से आते हैं एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। ये दूसरा एलिमेंट था उसका। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है कंपनी का? देखो भाई, 4 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द बिजनेस रिस्क रिलेटिंग टू देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। हाउ डू दे एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क? भाई आप ऑडिटर हो, आप एंटिटी के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को समझना चाहते हो, तो आप देखो ना कि वो बिजनेस रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, एंड हाउ डू दे एस्टिमेट, वो कैसे एस्टिमेट करते हैं कि ये रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, और तीसरा वो कैसे असेस करते हैं द लाइक्लीहुड ऑफ देयर अकरेंस, और लास्ट हाउ डू दे डिसाइड अबाउट एक्शन टू एड्रेस दोज रिस्क। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या शामिल होता है? भाई उन इवेंट्स को, उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हो, कौन से? जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं होने देते। ये कौन आइडेंटिफाई करता है? ये मैनेजमेंट का काम है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? उन इवेंट को, उन कंडीशंस को एनालाइज भी करना चाहिए, अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि वो उनके होने के चांसेस क्या हैं, उनका बिजनेस पर इंपैक्ट क्या है। और ये सारी चीजें करने के बाद एक मैनेजमेंट या कंपनी, ये कह लो कि वो 3 तरीके के रिस्पॉन्सेस लेती हैं। पहला, या तो रिस्क को एक्सेप्ट करती है, या तो अवॉइड करती है, और या तो शेयर करती है। एक्सेप्ट द रिस्क, अवॉइड द रिस्क एंड शेयर द रिस्क। सिंपल सी बात। अब आगे क्वेश्चन पे आए हम। सर कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है, क्या आप बताओगे क्या? अरे भाई कंट्रोल एक्टिविटीज की कुछ एग्जांपल्स हैं जो माइंड में रखने हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज कुछ नहीं है, कुछ पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं जो मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं टू इंश्योर दैट देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। इसमें क्या शामिल होता है? इसमें क्या शामिल होता है? इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी समझ गए? ऑल एक्टिविटीज इन अ प्रोसेस शुड नॉट बी कैरिड आउट बाय वन पर्सन। एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, असेट को सेफगार्ड करने के लिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तीसरा, परफॉर्मेंस रिव्यू। इसमें आप कंपेयर करते हो एक्चुअल डेटा को बजटेड डेटा से या स्टैंडर्ड डेटा से कंपेयर करते हो, इसे ही बोलते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। ये भी कंट्रोल है और ये ऑडिट के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि सारे के सारे कंट्रोल ऑडिटर के लिए, ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं होते, नहीं होते ऑडिट के लिए, क्योंकि ऑडिट करते हैं किस पे? फाइनेंशियल डेटा पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने जा रहे हैं, हम फिगर्स से खेलते हैं, तो उसके लिए क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, इस हिसाब से ये जो 3 कंट्रोल हमने बताए ये रिलेवेंट होते हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर हैं जो आपको माइंड में रखने हैं व्हाइल डिटरमाइनिंग विच कंट्रोल आर रिलेवेंट फॉर ऑडिट। कौन से कंट्रोल ऑडिट के लिए रिलेवेंट हैं, ये अगर आप डिसाइड करना चाहते हो तो कुछ फैक्टर को माइंड में आपको रखना पड़ेगा, उन फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड कर पाओगे। वो एग्जांपल या ध्यान रखना, एग्जाम में बोलेगा फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड। तो सबसे पहले मटेरियलिटी, फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, एंटिटी का साइज, एंटिटी का बिजनेस का नेचर, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो सिस्टम है एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल का, नेचर और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये कुछ बातें हैं यहां पर हमने आपको लिख के दिया है। इन फैक्टर्स को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा जब आप ये डिटरमाइन कर रहे हो कि विच कंट्रोल आर रिलेवेंट फॉर ऑडिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं अगर हम, तो हम अब पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम।
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का तरीका क्या है? कुछ टूल्स हमारे पास होंगे जिससे हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कर पाएंगे। वो टूल्स क्या है? 4 तरीके के हैं और इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। एक है नरेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर और फ्लो चार्ट। ये 4 टेक्निक्स हैं, ये 4 टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम समझ पाएंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, एक एक करके हमने यहां पर आपको लिख के दिया है, छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नरेटिव रिकॉर्ड्स की। ये नरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है? ये कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन होता है सिस्टम का, कंप्लीट होता है यानी डिटेल्ड होता है। ये कह लो नरेटिव रिकॉर्ड का मतलब सब कुछ नरेटिव है, सब कुछ नरेट किया गया है, एक एक बात लिखी गई है। ये केवल और केवल तब रिकमेंड किया जा सकता है इन द केस वेयर नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज इन ऑपरेशन एंड वुड बी मोर सूटेड टू द स्मॉल बिजनेस। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, इंटरनल कंट्रोल बहुत वाइड है और हर एक बात को इतना डिटेल में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो नरेटिव रिकॉर्ड इतना डिटेल होता है, इसके लिए छोटे कंपनीज में, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रिकमेंड किया जा सकता है, या फिर यहां वहां पर जहां पर कोई फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं तो सब कुछ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? कंप्रेहेंसिव सिस्टम इन ऑपरेशन इज क्विट डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल होता है, और डिफिकल्ट इन आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस और गैप्स इन द सिस्टम। इतना डिटेल है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मुश्किल हो जाएगा, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट द चेंज अराइजिंग एन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर एटसेट्रा। ये 3 हमने डिसएडवांटेज आपको बताए हैं। अब अगला है चेकलिस्ट। क्या होता है चेकलिस्ट में? क्या होता है, एक क्वेश्चंस का या कह लो कि इंस्ट्रक्शंस की एक सीरीज होती है। क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शंस की एक सीरीज होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, जिसको एक ऑडिट स्टाफ का जो मेंबर होगा, जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आपका जो स्टाफ होगा, जो मेंबर्स होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें आंसर देना होगा चेकलिस्ट के क्वेश्चंस का, जिसमें आंसर में जनरली यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल में आंसर देना होगा। किसको देना होगा? आपके मेंबर को, आपके ऑडिट स्टाफ को। द कंप्लीट चेकलिस्ट इज स्टडीड बाय प्रिंसिपल, मैनेजर, सीनियर टू द ascertain the existence of internal control। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आपसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीरीज क्वेश्चन की बहुत सारी लिस्ट है, एक क्वेश्चन लिखा है आर टेंडर कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, तो आप लिखोगे या तो यस या नो या नॉट एप्लीकेबल। आर परचेज ऑर्डर फॉर्म प्री नंबर्ड, वो जो फॉर्म है परचेज ऑर्डर फॉर्म, पीओ फॉर्म, वो नंबरिंग पहले से हुई है, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। आपको 3 जवाब देने होंगे, इसे ही हम बोलेंगे चेकलिस्ट। ध्यान ये रखना है, चेकलिस्ट में ऑडिट टीम का जो मेंबर है वो आंसर करता है। इसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर। थोड़ा सा अंतर है, यहां पे भी क्वेश्चंस हैं, यहां पर कंप्रेहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस, ऑपरेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसका आंसर या तो यस में, अगर यस है तो मतलब सेटिस्फैक्टरी पोजीशन है, नो है तो मतलब वीकनेसेस है। इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। ये प्रोविजन इज मेड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्दर डिटेल ऑफ, मतलब ये कह लो कि अगर आपको आंसर नहीं देना तो इसका भी ऑप्शन देना है, इसको भी एक्सप्लेनेशन के लिए ऑप्शन हमें रखना है कि आपको आंसर नहीं देना तो भी आप अपना डिटेल दे पाओ, जैसे कि वहां पर था नॉट एप्लीकेबल। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नॉट रिलेवेंट टू द बिजनेस, नॉट एप्लीकेबल रिप्लाई इज गिवन, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, और रीजन भी एक्सप्लेन करने का ऑप्शन देना है। यहां पर होता क्या है, जो आपका क्लाइंट है, याद रखना ऑडिट टीम का स्टाफ नहीं, स्टाफ जो फिल करता है वो है चेकलिस्ट, और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर जो फिल करेगा वो क्या करेगा, वो क्लाइंट करेगा, क्लाइंट फुल करेगा, उसे पूरा पूरा भरेगा, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, या उसका एम्प्लॉय जो भी है। एडवांटेज क्या होता है, ओवरसाइट और ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू, प्रोसीजर इज लेस लाइकली टू, अगर छूटने की उम्मीद कम होती है, एक एक स्टेप में एक एक चीज वो फॉलो करके फिल करके देता है।
रिव्यू कैन मोर इजिली बी मेड ऑन इंटरिम बेसिस। हाँ, आराम से आप रिव्यू कर लोगे क्योंकि क्वेश्चंस की लिस्ट है। उसने कहा यस ये एप्लीकेबल है, ये नहीं एप्लीकेबल है, ये इफेक्टिव है, ये नहीं इफेक्टिव है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। आसानी से आप हर चीज को चेक कर लोगे। दोनों में ध्यान रखना है, एक में मैनेजमेंट फिल कर रहा है और एक में आपका ऑडिट टीम स्टाफ। लास्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट सबसे बेहतरीन होता है, बर्ड्स आई व्यू होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है। ये वैसे ही होता है जैसे मैंने अपने नोट्स बना के आपको दिए, आसानी से सब कुछ याद हो जाता है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पूरा ग्राफ में हम प्रेजेंट कर देते हैं। फ्लो चार्ट बहुत कंसाइज होता है, बहुत कंसाइज होता है। ऑडिट आसानी से ऑडिटर रिव्यू कर पाता है, पूरे सिस्टम को रिव्यू कर लेता है। इसमें नरेटिव एक्सप्लेनेशन को मिनिमाइज करते हैं, बहुत कम से कम बस वर्डिंग से काम चलाते हैं। एक लाइन लिख दो, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एंड देयरफॉर अचीव अ कंसिडरेशन और प्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फॉर्म। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत फ्लो में लिखा होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये एक बर्ड्स आई व्यू देता है पूरे सिस्टम का, पूरे ट्रांजेक्शन्स के फ्लो का। डन। तो ये हो गया आपका क्या, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये टूल्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे आप जवाब देना, नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर और फ्लो चार्ट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के बेनिफिट क्या है, ऑडिटर को क्या बेनिफिट है भैया। 4-5 बेनिफिट लिख के दिए हैं। वेदर एरर्स एंड फ्रॉड्स are likely to be located in ordinary course of operation of the business. Whether an adequate internal control system is in the use. Adequate internal control use में है कि नहीं है, सिस्टम अच्छा है कि नहीं है। Whether an effective internal audit department is operating. Audit department effective audit internal audit department है कि नहीं है, क्योंकि internal audit department के बारे में आपने हमारे रेगुलर डिटेल्ड रिवीजन में देखा होगा कि उसके बारे में हमने आपको बताया है। Whether the control adequately safeguard the asset. कंट्रोल असेट को सेफगार्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एंड हाउ रिलायबल द रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स, जो रिपोर्ट या रिकॉर्ड बन रहे हैं वो रिलायबल हैं, वो सर्टिफिकेट रिलायबल हैं या नहीं है। ये सारी चीजें जानना आसान हो जाता है। ये बेनिफिट होते हैं इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के। ठीक है, डन डन डन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं। टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन को उसके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना है। क्या है सर, इसमें ना आपको 4 काम करने होते हैं। पहले तो आप इंक्वायरी करोगे एग्जिस्टिंग एंटिटी के पर्सनल से, एंटिटी में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे इंक्वायरी करो। दूसरा, ऑब्जर्व करो द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल, किस तरीके से कंट्रोल लगा हुआ है। तीसरा, इंस्पेक्ट करो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को। और चौथा, ट्रांजेक्शन को ट्रेस करो थ्रू द, ऐसे करो कि इज रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इज रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। ये 4 तरीके के प्रोसीजर आप लगाओगे। एक बात ध्यान रखना कि जो इंक्वायरी है ना वो अकेले इज नॉट सफिशिएंट फॉर सच पर्पज, उसके साथ कुछ और भी करना होगा। केवल इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। वो ऐसे कौन से रिस्क हैं जिसमें स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें आपको 3-4 बातें लिख के दिया है, कम से कम इनको ऑडिटर को कंसीडर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले वेदर द रिस्क इज रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केस में इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन। दूसरा, रिस्क अगर रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अकाउंटिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड है, कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा और रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस या रिलेटेड पार्टी से सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस अगर इन्वॉल्व है, उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे कंसीडर करना पड़ेगा। और रिस्क इन्वॉल्व significant transactions that outside the normal course of business, normal course of business से अलग है या unusual जैसा लग रहा है कि भैया ये नॉर्मल बात तो नहीं है, उन्हें भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये ऐसे रिस्क हैं जिसमें स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन चाहिए। ध्यान रखना क्या क्या बोला हमने, फ्रॉड वाला, दूसरा डेवलपमेंट वाला, तीसरा ट्रांजेक्शन्स की कॉम्प्लेक्सिटी वाला, चौथा ट्रांजेक्शन्स जो रिलेटेड पार्टी से हैं, और पांचवा जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं
और आउटसाइड द कोर्स ऑफ द बिजनेस है या अनयूजुअल है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर एक क्वेश्चन आता है की फीचर्स क्या हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। की फीचर्स की बात करो, अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। बिजनेस प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्टर। डेटा क्या होगा, एक्यूरेट। प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशन क्या हो जाएगा, एक्यूरेट। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर पाएगा इजीली, ठीक है। अलग अलग बिजनेस में जो बिजनेस के ऑपरेशन है उनमें इंटीग्रेशन हो पाएगा, यस सर। और सिक्योरिटी और कंट्रोल बेटर हो जाएगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हर कुछ अपडेटेड रहेगा, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी और कनेक्टिविटी की बात होगी। कुल मिला के ये है की फीचर्स ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। सिंपल बात है, ये कॉमन सेंस है, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम। देखो भाई, आईटी सिस्टम यूज करोगे, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से कुछ फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी तो हैं। रिस्क क्या क्या अराइज होंगे, उन्हें बोलेंगे कॉमन आईटी रिस्क। क्वेश्चन में पूछेगा वो कौन से रिस्क हैं जो आईटी सिस्टम से अराइज होते हैं या कॉमन आईटी रिस्क हैं। तो आप यहां पर लिख के बताओगे कि ये पॉसिबिलिटी है कि जो डेटा का प्रोसेस है वो इनएक्यूरेट है, गलत तरीके से प्रोसेस हो रहा है या गलत डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, ये रिस्क हो सकता है। या डेटा का अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, या डायरेक्ट डेटा चेंज हो सकता है, या एक्सेसिव एक्सेस मिल गया है, प्रिविलेज दे दिया गया है, ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की कमी है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, डेटा लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, अनऑथराइज्ड चेंजेस हो सकते हैं सिस्टम में या प्रोग्राम में, या कभी कभी जरूरी है कि कुछ जरूरी चेंजेस करने हैं लेकिन चेंज हो ही नहीं पा रहा है, फेलियर टू मेक सच नेसेसरी चेंजेस। ये 6-7 बातें लिख के दिया, ये कॉमन आईटी रिस्क हो गए आपके, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में अब रखनी है। इसके बाद मुझे लगता है एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये टेस्टिंग मेथड क्या हो सकते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। तो 4 टाइप के ऑडिट मेथड्स हैं या टेस्टिंग मेथड्स हैं दैट कैन यूज टू इवेल्युएट द ऑटोमेटेड कंट्रोल। कौन से हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस। इंक्वायरी बहुत इफिशियंट होता है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट पूछताछ कर लो, लेकिन इस पे भरोसा कम करो। क्यों, क्योंकि सामने वाला पता नहीं यार कैसा बात बता रहा है, सही बता रहा है नहीं बता रहा, लीस्ट रिलायबल। गुड। इसके बाद इंस्पेक्शन, हाँ ऑब्जर्वेशन जानते हो, आप ऑब्जर्व करते हो उनके प्रोसेस वगैरह का। इंस्पेक्शन मतलब आप सारा कुछ एक एक करके चेक करते हो, डेटा वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ चेक करते हो, ठीक है, सिस्टम वगैरह चेक करते हो। परफॉर्मेंस की बात करो तो ये री-परफॉर्मेंस ये बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि हर एक चीज आप खुद से परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन बहुत रिलायबल भी बहुत होता है, इफेक्टिव भी बहुत होता है, लेकिन एफिशिएंट नहीं होता, लीस्ट एफिशिएंट। क्यों सर, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है कि इनमें इंक्वायरी और इंस्पेक्शन ये कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करो तो मोस्ट इफेक्टिव होगा, मोस्ट एफिशिएंट होगा, और ये आपके एग्जाम के एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर, अब आगे हम बढ़ते हैं डेटा एनालिटिक्स की तरफ। डेटा एनालिटिक्स 2-3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेटा एनालिटिक्स एग्जाम में पूछा जा सकता है 2-4 मार्क्स में, एमसीक्यू में। ध्यान से सुनिए, मुझे जरा सोच के बताना, डेटा कितना वैल्यूएबल एसेट है ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन से आजकल सब कुछ हो रहा है। तो कुछ प्रोसेस, टूल्स या टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं बहुत सारे डेटा को, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करने में, ताकि उन डेटा को एनालाइज करने में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। तो डेटा एनालिटिक्स एक कुछ और नहीं है, ये बहुत सारे प्रोसेस, टेक्निक्स, टूल्स जिनका इस्तेमाल करती है कंपनियां एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पाने में, क्योंकि डेटा बहुत सारे हैं, उनमें काम काम की बातें निकाली जा सकें। ये कह सकते हो कि जो बिजनेस है ना वो बहुत सारा फायदा उठाती है डेटा एनालिटिक्स से, बहुत सारा फायदा उसे होती है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, उनके डेटा वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। वेरी गुड। ये कह सकते हो कि जो डेटा एनालिटिक्स है ना ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, ये ऑडिट में भी बड़ा फायदा है इसका। क्यों, क्योंकि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहते हो। रोमम को
असेस करने के लिए या रोमम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एविडेंस चाहिए, उस एविडेंस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको डेटा एनालिटिक्स ही दे पाता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डन। तो ये कह सकते हो कि जो डेटा एनालिटिक्स है ना, ये कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा एज एन ऑडिटर। आप ऑडिटर हो तो आपकी हेल्प करेगा, जैसे बैलेंसेस को रिकम्प्यूट करने में, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने में, और जब आप ना रैंडम सैंपलिंग बेसिस पर कुछ सैंपल सेलेक्ट कर रहे होगे ना, तो उस टाइम पे भी डेटा एनालिटिक्स आपकी हेल्प करेगा, और डेटा का उस पॉपुलेशन में जो डेटा है वो कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, ये भी चेक करने में आपकी हेल्प करेगा, और इंटरनल कंट्रोल डिफिशियंसी का जो इंपैक्ट है उस इंपैक्ट को भी इवेल्युएट करने में आपकी हेल्प करेगा। एक बात और जान लीजिए आप, ये जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो ऑडिटर यूज करेगा डेटा एनालिटिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए, इसे ही हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक के नाम से जानते हैं, CAAT के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा CAAT क्या है, तो आप अब इसका आंसर लिख पाओगे। डेटा एनालिटिक्स पूछेगा, लिख पाओगे, एक ही बात है, बस थोड़ा सा आपको आंसर को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना होगा। आई होप बात समझ में आ गई। अब हमारा इंटरनल कंट्रोल का मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल को इंटरनल कंट्रोल या कह लो IT कंट्रोल, आपने नाम सुना है सर? ये ना कितने टाइप के होते हैं? एक होता है जनरल IT कंट्रोल, एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, एक होता है IT डिपेंडेंट कंट्रोल। ये तीन तरीके के कंट्रोल आपको पढ़ने हैं। अगर मैं बात जनरल IT कंट्रोल की करूं तो कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम फॉर ऑफ एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, जब बात इनकी आए तो वहां पर जनरल IT कंट्रोल आपका हो जाएगा। ये MCQ में पूछा जाने के चांसेस ज्यादा हैं। सर एप्लीकेशन कंट्रोल, इसमें क्या होगा? ऑटोमेटेड, मैनुअल, ऑपरेट्स एट बिजनेस प्रोसेस लेवल, फॉर एग्जांपल ERP। अगर मैं IT डिपेंडेंट कंट्रोल की बात करूं तो बेसिकली मैनुअल कंट्रोल होता है दैट मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम IT सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो सिंपल बातें हैं, एक बार रीड कर लेना। तीन तरीके के होते हैं, ध्यान रखना, जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, IT डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल IT कंट्रोल लगभग सब पे एक छाता है जो इसके अंदर सारे के सारे आ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब रिस्क वाला पोर्शन। हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल, अब हम समझेंगे रिस्क के बारे में कि रिस्क क्या है और कितने टाइप के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे ऑडिट रिस्क क्या है, क्योंकि आप ऑडिटर हो तो ऑडिट रिस्क जानो। ये वो रिस्क है दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो और आप अगर गलती से कह दो नहीं 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 सब ठीक है, ये है ऑडिट रिस्क। दूसरा पॉइंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है फिर भी आपने कुछ गड़बड़ बता दिया अपने रिपोर्ट में, तो क्या ये ऑडिट रिस्क है? आंसर इज नो। चोर नहीं है कोई चोर नहीं है, फिर भी उसे शक के दायरे में ला करके रख लेता है अगर पुलिस वाला, तो क्या उसमें कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अरे नहीं है तो नहीं है, मैंने तो पूरा का पूरा लेके आया है। मतलब हनुमान जी अगर संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए तो रिस्क नहीं था लक्ष्मण के लिए, क्योंकि दवा तो आई गई ना। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ है, कुछ मटेरियली मिसस्टेटेड है और ऑडिटर तब इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दे तो इसे ऑडिट रिस्क बोलते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ नहीं है, मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं था और ऑडिटर ने कुछ और बात बोल दी, सही बात नहीं बोली, मतलब बोल दिया कि ये गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है, तो ऐसे में क्या होगा? वो ऑडिट रिस्क नहीं होगा। अब आई होप बात समझ में आई, नहीं तो आप रिवीजन वाले जो डिटेल रिवीजन का लेक्चर उसमें आपने देखा होगा, मैंने वहां पर डिटेल में आपको समझाया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो भाई, दो तरीके के रिस्क हैं यहां पर, हमने सबसे पहले डिवाइड किया, एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल लगाना किसकी जिम्मेदारी है? सर मैनेजमेंट की। मान लो कि अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा होता तो जो रिस्क होता उसे बोलते आप इनहेरेंट रिस्क। क्या बोलते? इनहेरेंट रिस्क।
दूसरा, इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद भी हो सकता है कि बहुत सारे रिस्क ऐसे हों जो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट ना हो पाए, पीडीसी ना हो पाए, उसे बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। और इसी इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का जो कॉम्बिनेशन है, इसे बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो एसेट 200 कहता है दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज दैट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रायर टू ऑडिट। ये कह लो कि ऑडिट करने के पहले जो रिस्क है वो रोमम है, ऑडिट के बाद वो आगे पढ़ेंगे। तो सर मिस स्टेटमेंट का मतलब बताओ, आपने मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहा ना, मिस स्टेटमेंट का मतलब बताओ। मिस स्टेटमेंट का मतलब जो एक्चुअल है और जो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए था, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होना था और जो एक्चुअल में है, जो दोनों में डिफरेंस आ गया, वही है मिस स्टेटमेंट, राइट। एग्जांपल ले लो, अगर मान लो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया है, क्या यह मिस स्टेटमेंट है? यस। आपने अकाउंटिंग पॉलिसी गलत चूज कर ली, इनएप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर ली, रिस्क है? यस। अगर आपने फेक एक्सपेंसेस को बुकिंग कर लिया है इंटेंशनली, अनइंटेंशनली नहीं, वो तो एरर है सर, वो भी है। अगर आपने इन्वेंट्री को अंडर स्टेट या ओवर स्टेट कर लिया, ज्यादा वैल्यू पे या कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, क्या मिस स्टेटमेंट है? यस, वो भी मिस स्टेटमेंट है, इसे बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। अब ये जो मिस स्टेटमेंट है सर, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या तो एसेशन लेवल पे, दो लेवल पे हम पढ़ते हैं। तो एक होता है रोमम एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो। दूसरा रोमम एट असर्शन लेवल। अब आपको असर्शन का मीनिंग वगैरह पता है। असर्शन लेवल पर दो बातें होंगी, पहला इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क हमने आपसे बताया बिफोर कंसिडरिंग ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल। मान लो कि कंट्रोल लगा ही नहीं था, तो जो रिस्क होता वो इनहेरेंट रिस्क है। आप एक बार रीड करिए, susceptibility of an assertion about the class of transaction account balance or disclosures to a misstatement that could be material, individual or in aggregate with other before considering of any related control। सर कंट्रोल रिस्क क्या है? अगर कंट्रोल किसी भी तरीके के मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या बोलोगे? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क, अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल कम एफिशिएंट होगा। यस और नो? कंट्रोल रिस्क और इंटरनल कंट्रोल की इफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, रिस्क बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी। डन। एक बात ध्यान रखना, ये जो रिस्क है ना, यानी इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, यानी दोनों मिला करके रोमम, इसे ऑडिटर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एंटिटी के रिस्क हैं। भाई कंट्रोल लगाना ना लगाना एंटिटी का काम है, एंटिटी के दायरे में आता है, हम तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, हम तो सिर्फ इवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये एंटिटी का जो रिस्क है ना, ये एंटिटी ही इंपैक्ट डाल सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, ऑडिटर नहीं, ये एंटिटी के कंट्रोल में आता है। वेरी गुड, ठीक है। अब एक और बात, ये जो रिस्क का असेसमेंट है ना, इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रेदर देन मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है, क्योंकि कुछ भी 100% आप क्लियर नहीं होते हो। भाई रिस्क को एसेस करना है, सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। ओके सर, अब एक और बात आती है, रोमम हो गया, कंट्रोल नहीं लगा, इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल लगाने के बावजूद अगर कुछ रह गया, कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है कि रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। आप ऑडिटर हो, आप बहुत सारे प्रोसीजर लगा रहे हो, उस रिस्क को डिटेक्ट करना चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो, ढूंढना चाह रहे हो, ताकि जो ऑडिट रिस्क है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस हो जाए, एंड इफ इट विल नॉट डिटेक्ट द मिस स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट एंड कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली और एग्रीगेट विद अदर, तो उसे बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क। यानी वो इंडिविजुअली एक या एग्रीगेट में अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पाए तो उसे बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। यानी ऑडिट करने के बाद अगर अब भी रह गया, आप ढूंढ नहीं पाए, कुछ रह गया,
तो बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क। ठीक है सर, डिटेक्शन रिस्क होने की वजह क्या हो सकती है? कई वजह हैं भाई, बहुत सारी। एक तो सैंपलिंग हो सकता है, क्योंकि सैंपलिंग में सब कुछ आपने सैंपलिंग ठीक नहीं किया, रॉन्ग सैंपलिंग कर लिया, डिटेक्शन रिस्क आएगा ना। नॉन सैंपलिंग यानी आपने प्रोसीजर ही गलत लगा लिया, मान लो फॉर एग्जांपल सही प्रोसीजर नहीं लगाया, तो आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे? तो ये हो गया आपका डिटेक्शन रिस्क। अब ये जो रोमम है और ये जो डिटेक्शन रिस्क है, ये दोनों मिलकर के इसे बोलते हैं क्या? ऑडिट रिस्क। रोमम के कितने कंपोनेंट? दो, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। तीसरा क्या हो गया? डिटेक्शन रिस्क। तीनों रिस्क को मिला लो तो क्या हो गया? ऑडिट रिस्क। डन। आइए जी, तो इस तरीके से हमारा ऑडिट रिस्क कंप्लीट हो गया है। ऑडिट रिस्क के बारे में आपको पता है। एक बार मैं रिपीट करूं सर, कंट्रोल से पहले इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल के बाद कंट्रोल रिस्क, ऑडिट के बाद डिटेक्शन रिस्क, तीनों मिलाया ऑडिट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क मिलकर के क्या होता है? रोमम। इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क का क्या असेसमेंट करते हैं? नहीं, इनका कंबाइंड असेसमेंट किया जाता है। आगे बढ़ो। अब आते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड्स। सर हमें यहां पर दो तीन स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। एक है SA 315, SA 315, नाम है इसका आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, उसके एनवायरनमेंट को समझते हो और आइडेंटिफाई करते हो और असेस करते हो रोमम को। इसमें ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो असेस करे रोमम को एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या असर्शन लेवल। क्यों करे? टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। भाई रोमम को आइडेंटिफाई करोगे तभी तो आगे का ऑडिट प्रोसीजर लगा पाओगे। यस सर। और इस पर्पज के लिए ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। फिर असेस करेगा आइडेंटिफाइड रिस्क को और इवेल्युएट करेगा कि कितना परवेसिव है। फिर वो रिलेट करेगा आइडेंटिफाइड रिस्क को टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल और कंसीडर करेगा लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट को, उसके होने के चांसेस को, रस, और वो कितना इंपैक्ट डालता है। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या शामिल होता है? एक तो इंक्वायरी जो आप मैनेजमेंट से या अदर विद इन द एंटिटी से करते हो, पर्सनल से करते हो जो इंक्वायरी वगैरह। दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर और तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, ये इंक्लूड होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। सर एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, उसके एनवायरनमेंट को समझना है, तो क्या क्या समझेंगे? अरे बहुत सारी चीजें समझेंगे। एक तो इंडस्ट्री का, कौन सी इंडस्ट्री में वो रिलेट कर रहा है, रिलेवेंट इंडस्ट्री। रेगुलेटरी और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को समझोगे आप। साथ साथ एंटिटी का नेचर जानना चाहोगे कि वो किस तरीके के ऑपरेशन कर रही है, ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट किस टाइप का कर रही है, किस तरीके से उसे फाइनेंस किया गया है, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। एंटिटी के सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देखोगे, और अगर वो चेंज करती है, अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह चेंज की है, तो उसके चेंज करने का रीजन भी जानोगे। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी दैट रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क दैट में रिजल्ट इन रोमम, और मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो कैसे मेजर करती है, कैसे रिव्यू करती है अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लाइक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे रेशियोज, बजट फॉरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस एटसेट्रा। अब बात आती है कि एंटिटी को समझना, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ध्यान रखना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें हम गैदर करते हैं, अपडेट करते हैं, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। पूरे के पूरे ऑडिट के दौरान ये काम हम करते रहते हैं, समझते रहते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते रहते हैं। सर ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हम पढ़ रहे हैं ऐसे 315। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या होता है? ऑडिटर रिस्पॉन्ड करता है इन असेस्ड रिस्क का, जो ऐसे 330 में हम अभी पढ़ेंगे। सर इन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या होता है? दो चीजें होती हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल और एक एनालिटिकल प्रोसीजर अपनाते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर आप पढ़ते हो ऐसे 520 में। टेस्ट ऑफ डिटेल में वाउचिंग करते हो, वेरिफिकेशन करते हो। वाउचिंग जनरली ट्रांजैक्शंस का होता है और वेरिफिकेशन बैलेंसेस का होता है, अकाउंट बैलेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। डन। तो ये हो गया हमारा ऑडिट प्रोसीजर। एक बात और, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस ऐसे से पूछा जाता है कि ऑडिटर एक्सरसाइज करेगा प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट।
अपना प्रोफेशनल जजमेंट। मुझे कुछ एग्जांपल बताओ कब वो प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेगा। सबसे पहले वो रोमम को असेस करना चाहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने वाले रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करते टाइम वो प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेगा, मटेरियलिटी डिसाइड करते टाइम प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेगा, और मटेरियलिटी आप पढ़ते हो ऐसे 320 में, ठीक है। जब कौन सा जो अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह इस्तेमाल किया गया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं किया है, इसको कैसे आप कंसीडर करोगे, सर प्रोफेशनल जजमेंट है। कौन सा वो एरिया वेयर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन में बी नेसेसरी, वहां पे भी कौन से एरिया में आपको ज्यादा ध्यान देना, ये भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट होगा। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं है, उसकी इवेल्युएशन करोगे आप कि वो सफिशिएंट है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, यहां पे भी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करोगे। और आप ये सारी काम जो आपने आपको बताए 5-6 बातें, यहां पर ऑडिटर एक्सरसाइज करता है प्रोफेशनल जजमेंट। एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर इसके बाद हम पढ़ेंगे एसे 330, क्योंकि हमने रिस्क को असेस कर लिया, रिस्क को असेस किया, बहुत अच्छे से असेसमेंट किया रिस्क का, अंडरस्टैंड किया एनवायरनमेंट को। अब मुझे बताओ कि ऑडिटर यानी मैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे उन असेस्ड रिस्क का। उन्हें रिस्पॉन्ड करना है तो इसके ऐसे 330 में ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे अबाउट आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रोमम थ्रू डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड अप्रोप्रिएटिंग द रिस्पॉन्सेस टू दोज रिस्क। किस तरीके का रिस्पॉन्ड करना है। 330 आपको क्या कहता है कि ऑडिटर डिजाइन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, ओवरऑल रिस्पॉन्स डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द रोमम एट असर्शन लेवल। फर्जी की बातें हैं, कोई क्वेश्चन इससे एग्जाम में नहीं आता। जनरली आप अंडरस्टैंडिंग ले लो कि जो रिस्क हमने ऊपर असेस किया 315 में, उसी रिस्क को हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो रिस्पॉन्ड करते टाइम आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो होता है, आप कंट्रोल की टेस्टिंग करते हो, जहां पर आप कंट्रोल का नेचर, उसका टाइमिंग, एक्सटेंट, इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल और स्पेसिफिक इंक्वायरी व्हेन डेविएशंस फ्रॉम द कंट्रोल आर डिटेक्टेड। ये 5 बातें आप समझते हो। अगर ध्यान से देखो नेचर की, तो जब आप डिजाइन कर रहे होते हो, परफॉर्म करते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल को, तो ऑडिटर यूज करता है कुछ प्रोसीजर्स। कौन से प्रोसीजर्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस। अगर आपको मैं नॉर्मली याद दिलाऊं तो ऑडिट प्रोसीजर होता है OICAI। O फॉर ऑब्जर्वेशन, I फॉर इंक्वायरी, C फॉर कैलकुलेशन जिसमें रीपरफॉर्मेंस और रिकैलकुलेशन आता है, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर और I फॉर इंस्पेक्शन। लेकिन इन सारे प्रोसीजर में से अगर आपने 4 प्रोसीजर उठाए, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस, तो ये 4 आपके इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग में काम आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां के पॉइंट यहां है सेम, पर कौन से सेम, केवल 4 बातें यहां लिखनी है। अब आपको 1-2 बात ध्यान रखना है कि इंक्वायरी अकेले सफिशिएंट नहीं होता, पहले भी मैंने बताया है। इंक्वायरी के साथ कुछ कॉम्बिनेशन यूज करते हो। जनरली इंस्पेक्शन जब आप यूज करते हो या परफॉर्मेंस जब आप यूज कर सकते हो, तो वो ज्यादा एश्योरेंस आपको प्रोवाइड करेगा, अकेले वो इंक्वायरी काम नहीं आएगा। फिर ठीक है, इस तरीके से आप टाइमिंग, एक्सटेंट और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करते हो। इस ऐसे में बस इतना ही हमें आपको बताना था। आप नॉर्मली रीड करना हो, ये नोट्स ले लेना, कमेंट बॉक्स में जाना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको नोट्स मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे किसी भी तरह का हेल्प ले सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट ऐसे 320 हम पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहते हैं, सब क्विक रिवीजन करने से पहले, कि भैया एप्लीकेशन पे जाना, वो प्ले स्टोर पे जाना, मिस्टर कॉमर्स वाला सर्च करना, हमारा मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना। हमारे लेक्चर्स iOS पे भी और आपके एंड्रॉयड ऐप पे भी या फिर आपके विंडोज पे भी रन करते हैं। अभी अभी सितंबर अटेम्प्ट के लिए अपने दोस्तों को शेयर करना। ऑडिट, पूरा का पूरा ऑडिट विद चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मात्र 1999 रुपए में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 1999 में। और इसी में उन्हें ये ऑडिट का लेक्चर बाय करने पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें जो ऑडिट के लेक्चर्स परचेज कर रहे हैं, उन्हें एसएम में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है।
कंप्लीट एसएम, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा जोर हमने दिया है। ठीक है, 25 तारीख से ये लाइव बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑलरेडी कंप्लीट है सिलेबस, लेकिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज अभी चलती रहेगी। ठीक है, और यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। चलो जी, 320 की बात करें, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। 330 पे हमने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, और आपको एक ओवरव्यू हमने दे दिया। 320, चलो जी, 320 का नाम है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। देखो भाई, मटेरियल होता क्या है, कौन से मटेरियल किसे आप कंसीडर करोगे? मटेरियल क्या है? जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्टेड हो, वो है मटेरियल ऐसे 320 के हिसाब से। सर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर को ना पूरे के पूरे प्लानिंग और परफॉर्मिंग के दौरान मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते रहना पड़ेगा। केवल और केवल मटेरियल चीजों को कंसीडर करना है, कोई भी मटेरियल चीजें इग्नोर ना हो पाए। दूसरा, जब ऑडिट की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ऑडिटर जजमेंट लेता है। ऑडिटर को जजमेंट लेना होगा किस चीज का, कि जो मिस स्टेटमेंट है तो कितने साइज का मिस स्टेटमेंट हम मटेरियल माने, कितने को हम मटेरियल ना माने, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, ये ऑडिटर डिटरमाइन करेगा प्लानिंग के ही टाइम पे। तो सर, जजमेंट में 3 बातें होंगी। सबसे पहले इससे क्या फायदे, डिटरमाइन करेंगे द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और हम आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे रोमम को, और साथ साथ डिटरमाइन करेंगे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसी के हिसाब से हम ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगे। 3 क्वेश्चन और हैं। एक है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है। मुझे अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आपको ऑडिट में एग्जम्पशन लाना है तो क्या 60 नंबर पे एग्जम्पशन आते हैं, तो क्या 60 नंबर की प्रिपरेशन करोगे? नहीं, आप 70 की प्रिपरेशन करोगे, 70-80 की करोगे। आपको रैंक लाना है तो क्या आप 50-60 नंबर की प्रिपरेशन करोगे? नहीं। एक्चुअल में पास होने के लिए जबकि कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 50 या 40, इंडिविजुअल 40, ओवरऑल 50, लेकिन आप प्रिपरेशन ज्यादा की करते हो ताकि कितना भी कम हो जाए आप 50 के नीचे ना जाओ, राइट। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है, कुछ अमाउंट या अमाउंट्स होते हैं जो ऑडिटर सेट करता है एट लेस देन मटेरियलिटी, ताकि मटेरियल आइटम इग्नोर होने के रिस्क खत्म हो जाएं। ठीक है, to reduce an appropriately low level probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceed the materiality for the financial statement as a whole। सोच के देखो, आपने कहा कि अगर मैं 100 रुपए के आइटम के ऊपर के सारे आइटम को मटेरियल मानता हूं, और अगर आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को 50 पे सेट कर दिया तो आप 50 से ही अलर्ट हो गए, 50 पे ही आपने फोकस किया, तो 100 रुपए से ज्यादा वाले आइटम छूट ही नहीं सकते हैं। ये होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। सर, एक और सवाल है, रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी की करते हैं तो ऑडिटर रिवाइज कर सकता है मटेरियलिटी को केवल और केवल कब? देखो भाई, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो होल पूरे उस पे मटेरियलिटी लेवल को रिवाइज कर सकता है, ये अगर एप्लीकेबल है तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर में भी। लेकिन ये कब करेगा, कब रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी? अगर ऑडिट के दौरान ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिलता है जब उसे लगता है कि भाई अब हमें ना अपना मटेरियलिटी लेवल चेंज करना चाहिए, अब हमें अपना मटेरियलिटी लेवल और नीचे रखना चाहिए क्योंकि रिस्क ज्यादा है, तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बस ध्यान रखना कि अगर मटेरियलिटी चेंज होगा तो ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी चेंज करना चाहिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट चेंज करना चाहिए, या वही अप्रोप्रिएट रहेगा। ये चीज भी साथ साथ लगे हाथ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियलिटी चेंज तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी चेंज, ये कंसीडर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि चेंज करना पड़े, पर ध्यान तो देना पड़ेगा। यस सर, तो ये होगा हमारा रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। अगर मैं बात करूं बेंचमार्क की, तो मुझे बताओ बेंचमार्क है क्या? ये मटेरियलिटी जो डिटरमाइन करते हो ना, इसमें प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होता है ऑडिटर का। एक कुछ परसेंटेज फिक्स करते हैं किसी चूजन बेंचमार्क पे स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में, जहां पर हमें मटेरियलिटी डिटरमाइन हो पाता है।
कुछ फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर, दैट में अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। अब आप बेंचमार्क कैसे सेट करोगे, उसमें क्या क्या हो सकते हैं, वो फैक्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे आपने कह दिया कि भाई सेल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सॉरी फिक्स्ड एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट है, इसके 5% को कंसीडर करेंगे तो करो, तो आपका एक बेंचमार्क हो जाता है, राइट। वेदर देयर आर एन आइटम इन विच अटेंशन ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू बी फोकस्ड, जिसपे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर जो होते हैं उनका अटेंशन फोकस्ड हो पाए, उस पर ध्यान जाए, जैसे प्रॉफिट, रेवेन्यू, असेट, ये सारी चीजों पर यूजर ध्यान देता है, तो इसी का एक बेंचमार्क बना लेते हैं, इस पे कुछ परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ चीजें और हो सकती हैं, द एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड वे इट इज फाइनेंस, किस तरीके से वो फाइनेंस्ड है, और द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, और द नेचर ऑफ एंटिटी वेयर एंटिटी इज इट्स लाइफ साइकिल एंड इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। ये कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। सर मुझे ना ऐसे 320 में क्या पढ़ना है, सबसे पहले मटेरियलिटी की मीनिंग, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, बेंचमार्क क्या है, ऑल्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बस खत्म, ये 320 आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में।